कल हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में औसत दर और तात्कालिक दर। तो औसत दर और तात्कालिक दर के लिए जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A परिवर्तित हो रहा है अभिकारक B में, तो इसके लिए औसत दर जब लिखते हैं, औसत दर जब लिखते हैं A के सापेक्ष, तो माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। और माइनस के बारे में हमने बताया था कि समय बढ़ने के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है। और जब तात्कालिक दर लिखते हैं, तात्कालिक दर यानी किसी विशेष समय पर दर, तो हमने कहा था डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी यही जो लिखते हैं आप, ये है, और यही डेल्टा टी जो है टेंड्स टू 0 की तरफ अग्रसर हो, यानी समय में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे हमने बताया था कि डेल्टा टी बराबर होता T2 माइनस T1 डेल्टा टी। तो मान लीजिए T1 5 सेकेंड, T2 भी 5, तो 5 माइनस 5 का अंतर आएगा 0, यानी 5वें सेकेंड पर, तो तात्कालिक दर हो जाएगी किसी विशेष समय पर दर। अब इसको एक तरीके से और व्यक्त करते हैं, बहुत अल्प समय के लिए D का प्रयोग करते हैं। तो तात्कालिक दर में डेल्टा ना लगा के D का प्रयोग करते हैं, ये अपान dt। तो औसत दर में डेल्टा और तात्कालिक दर में D। ये D का मतलब बहुत सूक्ष्म। अब हम अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। एक वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक अभिकारक और उत्पाद के समान होते हैं। जैसे पहली हम उन अभिक्रियाओं की चर्चा करने जा रहे हैं जिनमें अभिकारक और उत्पाद के कोएफिशिएंट गुणांक या स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक समान होते हैं। उन अभिक्रियाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। अभिक्रियाओं के लिए दर, औसत दर या तात्कालिक दर, जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद अभिकारक और तथा उत्पाद के मोल या स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक बराबर होते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक बराबर होते हैं। जैसे हमने अभिक्रिया ले ली कोई, जैसे C प्लस O2 इक्वल टू CO2, C प्लस O2 इक्वल टू CO2।
तो C का स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक 1, O2 का भी 1 और CO2 का भी 1। आप मोलों की संख्या भी कह सकते हैं, सबके मोलों की संख्या 1 1, यानी अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या क्या है, बराबर। तो अब हमको लिखना है औसत दर या तात्कालिक दर। औसत दर के लिए डेल्टा लगा देंगे और तात्कालिक के लिए डी लगा देंगे। तो यहां पर देखिए, कार्बन, जिस दर से कार्बन लुप्त हो रहा उसी दर से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी दोनों के लिए अभिक्रिया की औसत दर बराबर होगी। जैसे हम C के रिस्पेक्ट में जब लिखते हैं औसत दर, तो ये माइनस डेल्टा C की सांद्रता में परिवर्तन अपान डेल्टा T। इसको ये भी कहते हैं C के लुप्त होने की दर। C के लुप्त होने की दर और CO2 के निर्माण की दर एक ही है। अब निर्माण के लिए प्लस लगाएंगे, प्लस लगाइए या न लगाइए। और O2 के भी लुप्त होने की दर CO2 के निर्माण की दर के बराबर है। O2 के लिए भी माइनस लग जाएगा। ये है कार्बन के लुप्त होने की दर, ये कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की दर, और ये ऑक्सीजन के लुप्त होने की दर। लुप्त में माइनस लगा है और जहां बनना वहां पर प्लस लगा है। तो आप देख रहे हैं ये सारे मान क्या है, बराबर। इसी को कह देंगे अभिक्रिया की औसत दर या तात्कालिक दर। तात्कालिक के लिए यहां पर डी लग जाएगा, यहां पर डी लग जाएगा, यहां पर डी लग जाएगा, यहां पर डी, यहां पर डी, यहां पर डी। अब हम दूसरे प्रकार की रिएक्शन लेते हैं जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक बराबर नहीं होते। बराबर नहीं होते। बराबर नहीं होते हैं, यानी मोलों की संख्या बराबर नहीं होती है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का बनना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का बनना। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो संतुलन के लिए यहां 2 कर देंगे। हाइड्रोजन के ये 2 3 6 हो जाएंगे, तो यहां पर 3 कर देंगे। अब आप देखें, ये दोनों अभिकारक और ये है उत्पाद, और स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक बराबर नहीं है। इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2, यानी मोलों की संख्या इसके 1 है, इसके मोलों की संख्या 3 है, इसके मोलों की संख्या 2 है। अब इस समीकरण को ध्यान से समझना है। पहले इसकी तुलना करते हैं नाइट्रोजन की अमोनिया से। तो जो नाइट्रोजन बदल रहा है अमोनिया में, तो नाइट्रोजन बदल रहा है यानी नाइट्रोजन लुप्त हो रहा है, और अमोनिया में बदल रहा है यानी अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो नाइट्रोजन के तुलना में अमोनिया के निर्माण की दर 2 गुनी है। यहां 1 है, यहां पर 2 है। तो नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर की तुलना में अमोनिया के निर्माण होने की दर कितनी गुना है, 2 गुनी है। या दूसरे शब्द में, नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर अमोनिया के निर्माण की दर की तुलना में आधी है। भाई ये 2 है और यहां पर 1 है,
तो ये क्या हो गया, आधा हो गया। तो पहले हम लिखते हैं नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर, तो ऐसे लगा दिया हमने, ये है नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर। और इसका संबंध हम जब दिखा रहे हैं अमोनिया के निर्माण की दर से, ये आपका नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर, ये आपका हम लिख दे रहे हैं नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर। अब आप देखिए अमोनिया के निर्माण होने की दर का आधा है, अमोनिया के निर्माण होने की दर, तो हमने ये लिखा। अब इन दोनों में रिलेशन देखिए, ये इसके आगे लग जाएगा 1/2, 1/2, क्योंकि ये इसकी तुलना में आधा है, यानी नाइट्रोजन के लुप्त होने की जो दर है अमोनिया के निर्माण होने की दर की आधी है, यानी 1 क्या लग गया, 2 लग गया। या इसी को अगर इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां आ जाएगा कि अमोनिया के और नाइट्रोजन के जो लुप्त होने की दर है और अमोनिया के निर्माण की दर, दोनों ध्यान से समझिए। अमोनिया का जो निर्माण हो रहा है, ये अमोनिया का निर्माण है, अमोनिया का निर्माण वो नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर का कितना गुना है, 2 गुना। ये लगा दिए, अमोनिया का जो निर्माण है वो नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर का कितना गुना है, 2 गुना है। अब अगर इस 2 को यहां सटाते हैं तो यहां पर 1/2 लग जाएगा। अब हम फिर तुलना करें हाइड्रोजन और अमोनिया का, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का तुलना करते हैं। तो यहां से अगर तुलना करते हैं इन दोनों की, तो यहां देखते हैं ये चीज जो अगले रिएक्शन में लिख देते हैं, यहां से फिर से यहां से नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर वो हाइड्रोजन का 1/3 है, या हाइड्रोजन के लुप्त होने की जो दर है वो नाइट्रोजन का कितना गुना, 3 गुना। तो यहां लिख दिए नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर, और यहां लिख देते हैं हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर, यहां लिख दिए। अब रिलेशन देखिए यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है इन दोनों में, कि हाइड्रोजन के जो लुप्त होने की दर है, ये हाइड्रोजन की लुप्त होने की दर वो नाइट्रोजन का 3 गुना। तो यहां पर कितने से गुणा हो गया, 3 से हो गया। अब अगर यहां से 3 को हटाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो -डेल्टा N2 बटे डेल्टा T, ये 3 उधर चला जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें ये समीकरण 1 और यहां से समीकरण 2, तो ये बायां पक्ष बराबर है और दायां पक्ष बराबर,
तो 1 व 2 से हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं? 1 व 2 से बाएं पक्ष में हमने लिख दिया माइनस डेल्टा N2 बटे डेल्टा टी इक्वल टू, यहां पर 1/2 इंटू डेल्टा NH3 की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर माइनस 1/3 डेल्टा H2 की सांद्रता बटे डेल्टा टी, और यही हो जाएगी अभिक्रिया की औसत दर। तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है? जब हम अभिक्रिया की औसत दर लिखते हैं अभिकारक के सापेक्ष या उत्पाद के सापेक्ष, तो जो मोलों की संख्या है वो नीचे चली जाती। जैसे यहां मोलों की संख्या 1 है तो नीचे 1 है, 1 को लिखें चाहे ना लिखें, या स्टोइचियोमेट्रिक नियतांक। यहां 3 है तो H2 में यहां नीचे 3 आ गया। अमोनिया में 2 है तो नीचे 2 आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल, समीकरण को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहां 1 तो 2 से गुणा कर दिए, तब हाइड्रोजन 4 परमाणु हो गए तो यहां पर 2 से गुणा कर दिए। अब एक एक की तुलना करते हैं। जैसे पहले हाइड्रोजन और जल की तुलना करते हैं, तो हाइड्रोजन तो लुप्त हो रहा है और जल का निर्माण हो रहा है, और दोनों में इसके लुप्त होने की दर और इसके निर्माण की दर बराबर है। क्योंकि यहां पर इसके अगर 2 मोल लुप्त हो रहे हैं तो इसके 2 मोल का निर्माण हो रहा है। तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर बराबर माइनस डेल्टा, और यहां लिख दिया H2 और डेल्टा T, और बराबर H2O के निर्माण की दर। दोनों जगह मोलों की संख्या बराबर है। अब यहां पर प्लस लगाएंगे चूंकि उत्पाद है, डेल्टा H2O और डेल्टा T। चाहे तो यहां पर 2 लगा सकते हैं, यहां पर 2 लगा सकते हैं। ये मान लीजिए समीकरण 1 हम पढ़ा रहने देते हैं। अब हम इसकी इससे तुलना कर दें, या
इसी की इससे तुलना कर देते हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से तुलना कर देते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर ऑक्सीजन की तुलना का 2 गुना है। H2 के लुप्त होने की दर H2 के लुप्त होने की दर ऑक्सीजन का कितना गुना है? 2 गुना, यानी 2 गुणे O2 के लुप्त होने की दर। 2 गुणे O2 के लुप्त होने की दर। यहां देख रहे होंगे हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर ऑक्सीजन का कितना गुना है? 2 गुना। तो हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर ऑक्सीजन के लुप्त होने की दर का 2 गुना। तो हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर तो माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, और यहां 2 और गुणे ऑक्सीजन के लुप्त होने की दर माइनस डेल्टा O2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। अब यहां से अगर इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, ये नंबर है 2, लेफ्ट साइड बराबर है, तो हमने लिख दिया लेफ्ट साइड को वही माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ये दोनों का लेफ्ट साइड हो गया, और राइट साइड बराबर ये बराबर ये। और इसका बराबर। अब हम अगर 2 से पूरे इक्वेशन में भाग देते हैं, अगर हम 2 से पूरे इक्वेशन में भाग दे दें, 2 से पूरे समीकरण में भाग दे दें, तो देखिए यहां आ गया -1/2। 2 से हम पूरे समीकरण में भाग देते हैं, यहां भी 2 से भाग हो जाएगा, और यहां 2 से भाग हो जाएगा तो 2 कट जाएगा। यही हो जाएगी अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, औसत दर हाइड्रोजन के सापेक्ष और ये जल के सापेक्ष और ये ऑक्सीजन के सापेक्ष। तो करना केवल क्या है? लुप्त होने की दर अभिकारक में और बनने की दर उत्पाद में, और जितना उसके मोल होंगे उतने से भाग हो जाएगा। जैसे यहां 2 है तो यहां 2 से भाग हो गया, यहां 2 है तो यहां 2 से भाग हो गया, यहां 1 है तो 1 से भाग हो गया। 1 को लिखें चाहे ना लिखें। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई सामान्य अभिक्रिया इस तरीके से लिखी जाती है, जैसे कोई सामान्य अभिक्रिया है, मान लीजिए
माना कोई अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया। मान लीजिए इस तरीके से अभिक्रिया है। यानी ए और बी अभिकारक हैं और सी और डी उत्पाद हैं। ए के अणुओं की संख्या स्मॉल ए, बी के अणुओं की संख्या स्मॉल बी और सी के अणुओं की संख्या स्मॉल सी और डी के अणुओं की संख्या स्मॉल डी। और हमको औसत दर लिखना है, औसत दर ए के सापेक्ष। तो हमने लिखा अभिकारक इसलिए लगा दिया माइनस डेल्टा ए की सांद्रता में परिवर्तन अपान डेल्टा टी, और भाग में बटे में इसके मोलों की संख्या यानी 1/A, 1/A। और b के सापेक्ष यहां भी माइनस लग जाएगा, 1/B नीचे हो जाएगा, डेल्टा b की सांद्रता बटे डेल्टा t। यहां पर उत्पाद है तो प्लस लग जाएगा, प्लस को लगाइए चाहे ना लगाइए, 1/C मोलों की संख्या नीचे और डेल्टा C की सांद्रता बटे डेल्टा T, और बराबर D के लिए तो 1/D और डेल्टा हमने लगा दिया और D की सांद्रता बटे डेल्टा T। तो इस तरीके से औसत दर लिखते हैं। और अगर तात्कालिक दर लिखना है, तात्कालिक दर मान लीजिए लिखना है, औसत दर के स्थान पे तात्कालिक दर लिखना है, तात्कालिक दर। तो केवल हल्का सा परिवर्तन करना, जहां पर डेल्टा लगा है वहां पर डी लगा देंगे, यहां पर डेल्टा है 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 डी लगा देंगे। तो इस तरीके से हम औसत दर के लिए लिखते हैं किसी अभिक्रिया के लिए। अब अगले लेक्चर में हम अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।